30 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनका 2 विधेयक और 21 राजस्थान एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 बिल और 21 तथा राजस्थान वित्त विधेयक 2021 फाइनेंस बिल 2021 पर अपने विचार पक्ष विपक्ष सब सदस्यों ने रखे हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को हम सबके सामने रखी। मुझे खुशी है कि सबने विचार अपने खुल के रखे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी सदस्य बोलते हैं तो मैं पूरी जानकारी लेता हूँ कि क्या बोला है, क्या उनकी भावना है, बल्कि ध्यान रखता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट नहीं जाए। कैलाश मेघवाली को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उन्होंने खुल के अपनी बातें रखी। अगर आप खुल के हमेशा बोलते रहते तो और ज़्यादा ज्ञानवर्धन सब काम होता है। सामाजिक न्याय की बात भी आपने करी, मेरे दिल को छूने वाली बात थी। अभी हाल ही मैंने कहा है दांडी मार्च पर कि मानवता में कलंक है कि आज भी छुआछूत है, उसमें सब बात आ जाती है जो आपसे भी कही। और मुझे इस बात का अफसोस भी है माननीय अध्यक्ष महोदय, हेडलाइन वो बननी चाहिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मानवता में कलंक है, और जब गांधी की हम बात करते हैं और दांडी मार्च में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हुए साबरमती आश्रम से, अच्छा लगा हम लोगों को। एक नया मैसेज देंगे पूरे देश को। गांधी जी का क्या सोच थी, सत्य अहिंसा की बात वो करते थे, सामाजिक न्याय की बात वो करते थे, और उसी रूप में सब कुछ हो रहा है देश में और बदलाव हुए। मैंने भी कहा कि मौका अच्छा है प्रधानमंत्री जी के लिए कि मोहन भागवत जी से बात करके ऐसा माहौल बनाए कि 6 साल में क्या वो भूल जाओ। अब जो अभी कैलाश मेघवाली ने मैंने सुना आज कहा, सद्भावना की बात नहीं हुई यहाँ पर। मैंने उस दिन कहा कि सद्भावना की नई शुरुआत करो देश के अंदर, प्रेम की, मोहब्बत की, भाईचारे की, ऊंच नीच के भेद मिटाने की। और मैंने तो आपको मालूम है सरकार में शांति व अहिंसा का हमने विभाग बना दिया, प्रकोष्ठ बना दिया है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अगर माननीय अध्यक्ष महोदय आप चाहेंगे तो कभी हो सकता है कि हम लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे स्पीकर साहब भी है, वरिष्ठ नेता भी हैं, इन्होंने उठाया है सदन में, तो कभी आप आदेश देंगे तो मैं समझता हूँ कि इस पर कभी एक दिन का पूरी चर्चा भी हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत ही लंबी चौड़ी आंकड़े से बात करी और पहले अभी भी कहा कि भाई हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। तो अपन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट नहीं हैं तो क्या हम लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं? जो आपने करोड़ों अरबों रुपए की बातें कही हमारे सामने, कुछ काम तो हमें अकाउंटेंट पर, डायरेक्टर बजट पर, सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर पर, सेक्रेटरी रेवेन्यू पर छोड़ना चाहिए। अगर हम इस रूप में बात करेंगे हाउस के अंदर, हाउस में बात करें, पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर किस दिशा में जा रहे हैं, उस पर आलोचना करना बनता है हर एक का, और हमें जवाब देना बनता है किस प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं या क्यों बढ़ रहा है 3% ज़्यादा, क्यों FRBM एक्ट 2005 आपके वक्त बना था उसको संशोधित करने नौबत क्यों आ गई राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार क्या एडवाइजरी जारी कर रही है, भारत सरकार खुद की स्थिति क्या है वहाँ पर। ये एक नीतिगत बात है कि किस प्रकार पैरामीटर हमारे देश के अंदर केंद्र के हैं और राज्य के हैं। अगर हम PD अकाउंट की बात को लेके हम लोग पूरी स्पीच दे देंगे तो आप तो मंत्री रहे हैं, PD अकाउंट का अपना एक महत्व होता है, किस प्रकार एडजस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नेंस करने के लिए। आपने देवस्थान की बात की, आपने कहा तो माता हरि वैसे ही भेज देते हैं, मैं नहीं मानता ऐसे ही भेज देते हैं सोच में।
और वसुंधरा जी ने आपको सोच समझ के वहाँ भेजा होगा, क्योंकि आप जिस समाज से आते हो तो है ही है, तो साथ में आप इन बातों को महत्व समझते हैं। तो ये आपके मुंह से सुन के मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हर एक को ऐसे ही भेज देते, क्या आपको ऐसे भेज दिया वहाँ पर? ऐसे भेज दिया, गृह मंत्री बनाया, देवस्थान का विभाग भी आपको दिया होगा, सोच समझ के दिया। आपने कहा अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर आपके वक्त में क्या हुआ वो बताना चाहिए था आपको। ये सब जानते हैं कि भाई बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, वाराणसी में भी, इलाहाबाद में भी, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी है, और 50, 60, 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं। तो उसमें आपने क्या किया या क्या करना चाहिए, सभी को आप अवगत कराते, मुझे खुशी होती, ज्ञानवर्धन होता। इसमें ये किया जा सकता, मेरा अनुभव कहता, मैं मंत्री रहा हूँ। ये आपने एक शब्द नहीं बोला उसके ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी आपको कुछ पैरामीटर बताऊँगा, क्योंकि आपने पिछली बार भी कुछ बातें ऐसी कही थी, और आप कहने में आपका जो तरीका है ऐसा लगता है कि वास्तव में सच, सिर्फ आप सच बोलते हो, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हो, ऐसा लगता है। वो होता नहीं, वो होता नहीं। अभी मैं बताऊंगा आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हेडलाइंस चुरा ली आपने अखबारों में। 2.5 साल में 1,80,000 युवाओं को नौकरी घोषणा की, मिली मात्र 13,000 हेडलाइंस अखबारों के अंदर। और ऐसे इस प्रकार बोले आप जैसे कि इससे कोई बात सच्ची तो हो ही नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपने भी कहा हमारे वक्त की नौकरियां आप लगा दी। आप जैसे वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर आप ये कहें तो आपको सोचना चाहिए था, जब आप ही गवर्नमेंट आई थी 13-14 के अंदर, तो हमारी गवर्नमेंट ने नौकरी 2 लाख घोषणा की हुई थी हम लोगों ने, 70,000 जगह पाए हम लोग। तो 1,30,000 से अधिक नौकरी आपने लगाई, हमारी घोषणा की हुई थी। तो वो आप लगा सकते हैं, तो क्या आपकी नौकरी घोषणा की हुई हम लोग रोक देते उसको? ये तो परंपरा पहले से चली आ रही होगी, जो नौकरी घोषणा होती है हाईकोर्ट रुक जाती है, और हमारे वक्त में तो हाईकोर्ट में रुकने का एक नया इतिहास बन गया। और आपकी सरकार बनी, आपने उसको काम को आगे बढ़ाया, नौकरी लगाई, तो हम आपके धन्यवाद करते हैं, लोग भला हो गया। इससे शिकायत की बात नहीं करी आपने कि हमारे वक्त की नौकरी लगी है 13,000। वो तथ्य ठीक नहीं है, असत्य है। मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से नौकरियां लगी है, आप देखिएगा, अभी तक हमने हमारे वक्त में 97,000 नौकरियां नियुक्ति दी जा चुकी राजस्थान के अंदर। लगभग 17,000 भर्तियों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं, यह परीक्षा आयोजित हो चुकी है और शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी। नंबर 3, लगभग 37,000 भर्तियों तो विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और जल्दी परीक्षा आयोजित करवाकर नियुक्ति दे दी जाएगी। लगभग 23,000 भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2 साल, 2.25 साल के अरसे में कोविड भी आ गया था, हमारे द्वारा 1,70,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाने की प्रक्रिया का संपादन मात्र 2 साल में किया जा रहा है। और 13,000 नौकरियाँ सब सख्ते में आ गए। मैंने भी सोचा भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, पता नहीं सोच समझ के कह रहे होंगे। ये इस प्रकार से बात कहना एक बात होती है। आपने कहते आयुर्वेद विभाग के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी तो देखा आपने उस वक्त में जब बोल रहे थे आप, मैं ध्यान रख रहा था, और बड़े आपने इस रूप में कहा 19-20 में सिर्फ 111 करोड़ रुपये वास्तविक रूप से खर्च हुए, जबकि मालूम आपको 222 करोड़ रुपये खर्च हुए, 922 करोड़ रुपये, 922 करोड़ रुपये खर्च हुए, 922 करोड़ रुपये खर्च हुए।
आप कह रहे हो 111 करोड़ और खर्च हुए 922 करोड़। बताइए जाते हो, मुझे समझ नहीं आता है। मेरे घर से नहीं निकाला, 111 की जगह पे 120 निकाल सकता था ना। तो मैं फिर कहाँ से घर से आऊँगा? मैं कौन सा घर से लेके आया हूँ? मैं वहीं से लेके आया हूँ, जहाँ से आप लाए वहीं से मैं लाया हूँ। बस फर्क इतना ही कि हम सरकार में, आप सरकार में नहीं हैं, आंकड़े वहीं से आते हैं। पर सोचिएगा कब तक का आंकड़े लाए, कैसे लाए, कहाँ से 111 करोड़ रुपए? ये मानने वाली बात थी। और हमने अभी और बढ़ा करके बजट, रिवाइज बजट में हमने 967 करोड़ रखे थे, उसके आगे बढ़े हम लोगों ने 19.46% 181 करोड़ बढ़ा करके 21-22 के बजट में हमने 1154 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कैसे कह सकते हैं कि आपने 111 करोड़ खर्च किए? और साथ में कोरोना की जंग का मुकाबला करने में आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान था। इसको जोड़ के नहीं जूझ कहते। 111 करोड़ खर्च हुए, आप ये बताना चाहते थे कि आप उपेक्षा कर रहे हो आयुर्वेद विभाग की। आयुर्वेद विभाग इतना इम्पोर्टेंट है कोरोना काल के अंदर भी, और आप लापरवाही कर रहे हो। ये आपकी मंशा थी, इसलिए आपने ये फिगर दिए थे। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, आपने